क्या हालचाल बच्चों। गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया। दो पेपर बढ़िया हो गए। कौन कौन आ रहा है इंटर में? बेटा मैं फोन नहीं लगाऊंगा, तुम मेरे को ला के दे देना। बढ़िया, गुड। सार्थक अग्रवाल जी आ रहे हैं, ओके। दिव्या त्रिवेदी जी आ रही हैं, ओके। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, थर्ड पेपर अपना मैथ्स स्टेट का। बेटा क्या पढ़ लिया अभी तक? कुछ पढ़ा वढ़ा कि नहीं पढ़ा तुमने? चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1। तो चैप्टर वेप्टर हटा देते हैं। नंबर 1, एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। सुनते जाना, मेरे साथ साथ जवाब देते जाना, ओके। सब आता है तुमको, मैं सिर्फ तुमको याद दिला रहा हूं। एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा? देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। नंबर 2 हम बात करेंगे, प्राइमरी डेटा होते हैं और दूसरे नंबर के जो होते हैं वो सेकेंडरी डेटा होते हैं। आमतौर पर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कोई एक आपको डेटा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड जो है वो किस प्रकार के डेटा को कलेक्ट करने की मेथड होगी, तो वो कहलाएगी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की मेथड्स। तो ये जरूर पढ़ लें कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर ने तो कलेक्ट किए लेकिन उनको यूज किसी और ने किया। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आपको जो टेबल बना करके दी हुई है नोट्स में, उसको आप 2 मिनट के अंदर एक बार रीड कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। WHO, NSSO और इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब जो है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने की मेथड्स की गिनती में आते हैं। इनसे हम डायरेक्ट जो है डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? डेटा के क्लासिफिकेशन 4 होते हैं। कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं? नंबर 1, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? क्लासिफिकेशन 4 तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डेमोग्राफिकल और टेम्पोरल। डेमोग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल के आधार पर, और टेम्पोरल का मतलब हो गया समय के आधार पर। इसके अलावा 2 होते संख्यात्मक और एक होता है गुणात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। ठीक है बच्चों? हाँ मालूम है मेरे को, चली गई है, सुनते जाओ तुम, स्क्रीन का कोई काम नहीं है। तो 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन हमारे हो गए, ये हमको याद होना चाहिए। ज्यादातर इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन आते हैं। ज्यादा कभी पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद जो टॉपिक पूछा जाने वाला है वो है टेबुलेशन। तो टेबुलेशन क्या होता है, टेबुलेशन के कितने इंपॉर्टेंट टेबल के पार्ट होते हैं, वो सब हमको जो है मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टेबल? टेबल के इंपॉर्टेंट पार्ट कितने बताओ? 5 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 1 इज टाइटल, नंबर 2 इज स्टब, नंबर 3 इज कैप्शन, नंबर 4 इज बॉडी, एंड नंबर 5 इज फुट नोट। फुट नोट आता है, सोर्स नोट एंड सब टाइटल जो है 2 एक्स्ट्रा और होते हैं। तो 5 भाग होते हैं। टाइटल मतलब हम जो टेबल बना रहे हैं उससे रिलेटेड, और स्टब इज द हेडिंग ऑफ रो, एंड कैप्शन इज द हेडिंग ऑफ कॉलम, एंड बॉडी जो होती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, और उसके बाद फुटनोट आता है जिसमें हम टेबल रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर हमको देना होती तो हम उसमें दे देते हैं। और फिर सोर्स नोट होता है, कभी कभी किसी टेबल में हमको सोर्स नोट भी यूज करना पड़ता है। यार वो संस्कार फोन नहीं उठा रहा है, ये स्क्रीन लगातार ब्लिंक कर रही है, ब्लैक हो रही है उसको। तो क्लासिफिकेशन, उसके बाद टेबुलेशन। टेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टेबलुएशन के बाद फिर बारी आती है आपकी
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम दो तरीके से डेटा को प्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है ग्राफ के माध्यम से, एक होता है डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम कई सारे बनते हैं, लेकिन हमने दो प्रकार के डायग्राम पढ़े होते हैं, एक बार डायग्राम होता है और एक सर्कल डायग्राम होता है। सर्कल डायग्राम में भी इंपॉर्टेंट एक सिंपल सर्कल डायग्राम होता है और एक सब डिवाइडेड सर्कल डायग्राम होता है। सब डिवाइडेड सर्कल डायग्राम जो होता है उसको पाई डायग्राम भी बोलते हैं, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो पाई चार्ट या पाई डायग्राम जिसको बोलते हैं वो सब डिवाइडेड सर्कल डायग्राम कहलाता है। सिंपल भी होता है, सब डिवाइडेड भी होता है। सर्कुलर डायग्राम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। पूछा जाए कि कौन सा डायग्राम ज्यादा पॉपुलर है, तो हमारा जवाब होगा सब डिवाइडेड सर्कल डायग्राम, जिसको हम पाई डायग्राम भी बोलते हैं। फिर ग्राफ तो 4 है ही। नंबर 1 उसमें हिस्टोग्राम आता है। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हिस्टोग्राम के माध्यम से हम कौन सा एवरेज कैलकुलेट करते हैं, कौन से एवरेज को कैलकुलेट करने की ग्राफिकल मेथड है हिस्टोग्राम, तो वो मोड है। और कौन से एवरेज को कैलकुलेट करने की ग्राफिकल मेथड है ऑगिव कर्व, या हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। इसके हेल्प से हम मीडियन निकालते हैं। इस टॉपिक से ले दे के ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। मीडियन ऑगिव कर्व से निकलती है, परसेंटाइल डिसाइल जितने भी प्रकार की पार्टीशन वैल्यूज होती हैं वो भी ऑगिव कर्व से निकलती हैं। ऑल पार्टीशन वैल्यूज आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑगिव कर्व। इसके अलावा 2 ग्राफ और हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व और एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो वो दोनों की कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, लेकिन ये जो 2 ग्राफ हैं हिस्टोग्राम और ऑगिव, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन आने के चांस इस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा है, एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ये तो बात हो गई ग्राफ की और डायग्राम की। उसके बाद फिर हमको क्लास क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये एक सिंपल सा फार्मूला हमको याद रखना है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, frequency is the number of times a value is repeated in the distribution is known as frequency। relative frequency क्या होती है, relative frequency होती है class frequency upon total frequency। this ratio is known as relative frequency, इसको हम relative frequency बोलते हैं। फिर एक और कौन सी होती है, डेंसिटी फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेंसिटी फ्रीक्वेंसी होती है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ को जो है हम एफ अपॉन एच बोलते हैं, और ये जो है ये कहलाती है, क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करके आगे बढ़ाते जाएं, हाँ क्या हुआ उसका, तो डेंसिटी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते चले जाएं और आगे बढ़ते जाएं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 अटेम्प्ट पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को उन्होंने एग्जाम में पूछा है, फिर से पूछा जा सकता। तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले और छोटे से डेफिनेशंस ये सब अपने को मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर इस चैप्टर में हमको एक 9 स्क्वायर का मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट दे दिए जाते हैं। एब्सेंस और प्रेजेंस के हिसाब से हम इसका न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर में आने के चांस हैं तो वो ये है कि ये 9 स्क्वायर टेबल वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं है तो आप इसके अंदर में 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। उसके बाद फिर 1 डायमेंशन डायग्राम केवल लाइन डायग्राम है जो 1 डायमेंशन डायग्राम कहलाता है। बार डायग्राम हुआ, स्क्वायर डायग्राम हुआ, पाई चार्ट हुआ, ये सब 2 डायमेंशनल डायग्राम कहलाते हैं। और क्यूब जो है वो 3 डायमेंशन डायग्राम कहलाता है। एक ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट का टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको 9 स्क्वायर का टेबल जो है वो याद होना है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि लेस देन और मोर देन टाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं पहले आपको उनको रेगुलर में करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इसके कारण गड़बड़ हो रही है। वो यहाँ प्रॉब्लम है, मैंने इसलिए यहाँ के लिए मना भी किया था। तो हम इस पर आ गए, उस पर तो रिकॉर्डिंग होगी ना, पता चले उसमें आवाज ही नहीं जा रही बाद में।
आपको आवाज आ रही है बेटा सबको? कर्तव्य, भावेश, तुलसी जी, गुड। तो हम यहां तक आ गए कि हाँ, एक इंक्लूसिव टाइप और एक एक्सक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन वाले न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेंज करना है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर के आना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में सैंपलिंग, द मेथड ऑफ ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपलिंग। पॉपुलेशन से सैंपल निकालने की टेक्निक को हम सैंपलिंग बोलते हैं। बड़ी साइज जो होती है वो पॉपुलेशन होती है, उसका कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल जो है वो सैंपल होता है, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल लेने की मेथड को क्या बोला जाता है? सैंपलिंग बोला जाता है। तो मेथड ऑफ ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपलिंग। सैंपलिंग कई प्रकार से होती है। एक होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के दो प्रकार बताए, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, एक होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। याद रखने वाली बात यह है, जहां से क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूं। याद रखने वाली बात यह है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल होते हैं NCN। याद रखने वाली बात, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में होते हैं NCN और विद रिप्लेसमेंट में होते हैं n की पावर n। ठीक है बच्चों, ये जरूर याद रखिएगा कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल जो बनते हैं वो स्मॉल एन साइज के NCN बनते हैं और विद रिप्लेसमेंट में n की पावर n बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा जा चुका है, ये भी आप लोगों को समझना है। दूसरी जो मेथड है उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम पॉपुलेशन को स्टेटा में डिवाइड कर देते हैं। कई सारे स्टेटा हो सकते हैं, हर स्टेटा अपने आप में एक पॉपुलेशन की तरह काम करता है। हर स्टेटा से हम एक सैंपल साइज का सेम रेशो में सैंपल ले लेते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे सैंपल है हम इनको कलेक्टिवली मिला करके एक बड़ा सैंपल बना लेते हैं और ये जो सैंपल बनता है इन सब का मिला करके वो कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल और इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सेम रेशो में याद रखने वाली बात है N1 अपॉन N1, N2 अपॉन N2, N3 अपॉन N3, ऐसे करते करते स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। सेम रेशो में जो है वो अगर हम सैंपल को निकालते हैं तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। तीसरे नंबर की जो मेथड है इंपॉर्टेंट वो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में फर्स्ट यूनिट रैंडमली सिलेक्ट होती है, इसको हम रैंडम स्टार्ट बोलते हैं। वेरी फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली विच इज नोन एज रैंडम स्टार्ट और बाकी की के इंटरवल से हम रिमेनिंग यूनिट्स को जो है वो सिलेक्ट करते जाते हैं। तो I पहले नंबर पे, फिर I प्लस के दूसरे नंबर पे, फिर I प्लस 2 के, ऐसे करते करते I प्लस n-1 के ये जो सैंपल बनेगा ये सिस्टमेटिक सैंपल कहलाएगा और ये जो मेथड होगी उसको हम जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग बोलते हैं। ओके बच्चों, जब पॉपुलेशन साइज छोटी हो, पॉपुलेशन यूनिट्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली, देन दिस मेथड इज नोन एज सिस्टमेटिक सैंपलिंग। इसको हम यूज करना पसंद करेंगे। इसके अलावा फिर एक जजमेंट सैंपलिंग है और एक जो है वो है आपकी मल्टी लेवल सैंपलिंग, जिसमें हम कई सारे लेवल पे जाकर के सैंपल सिलेक्ट करते चले जाते हैं। तो ये 4-5 मेथड्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो अगर हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हमने एक बड़ी सा पॉपुलेशन से स्मॉल एन साइज का सैंपल लिया, हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स जो होंगे वो k होंगे। T1 पहले सैंपल का स्टैटिस्टिक, T2 दूसरे का, ऐसे करते करते Tk जो है वो kवे नंबर की सैंपल का स्टैटिस्टिक होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ये कहलाएगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। सैंपलिंग में एनी टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। किसी भी स्टैटिस्टिक के सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है। कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, 9वीं बार भी आ सकता है। तो सैंपलिंग में स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप जरूर से याद रखिएगा बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। ओके, उसके बाद अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। कोई अच्छे एस्टिमेटर थीटा पैरामीटर है, टी उसका स्टैटिस्टिक है, टी थीटा का अच्छा स्टैटिस्टिक पैरामीटर स्टैटिस्टिक कहलाएगा। गुड एस्टिमेटर कहलाएगा अगर वो अनबायस्ड है,
अगर वो कंसिस्टेंट है, अगर वो इफिशिएंट है और अगर वो सफिशिएंट है, तो टी इज दी गुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ इट फॉलोज ऑल दीज फोर प्रॉपर्टीज। इन चारों प्रॉपर्टीज को अगर थीटा टी सेटिस्फाइड करेगा तो हम बोलेंगे कि टी जो है वो उसका एक अच्छा एस्टिमेटर है। ये 4-5 बातें हैं छोटी छोटी सी, आपको सैंपलिंग के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। जितना जितना अभी मैंने बताया, अगर आपको इतना इतना भी आता है तो आप कर लेंगे। न्यूमरिकल के नाम पे वो क्या बोलते हैं, n बराबर 10 है, स्मॉल n बराबर 2 है। बताइए सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से कितने पॉसिबल सैंपल बनेंगे, तो हम बोलेंगे 10c2 यानी कि 45 बनेंगे। बताइए सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट से कितने बनेंगे, तो हम बोलेंगे 10 की पावर 2 यानी कि 100 बनेंगे। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर इस टाइप का ये बनता है, और एक स्टैंडर्ड एरर वाला जिसमें वो सैंपल साइज उन्होंने आपको जो है मान लीजिए 100 दे दी है, और स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा जो है वो 5 दे रखा है, और स्टैंडर्ड एरर पूछ लिया है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, उसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन रूट n। ये एक चीज और याद कर लीजिएगा आप कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन इज दी सिग्मा अपॉन रूट n। तो आप जब सिग्मा की जगह 5 रख देंगे, रूट n की जगह पे 100 कर देंगे, तो ये 5/10 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/2। दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। इस तरह से एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो मैंने आप जो कुछ भी बताया, ये सारी टिप्स जो थी वो पहले चैप्टर को लेकर के थी। बड़ा चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 5 मेजरमेंट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये पांचों। मीन, मीडियन एंड मोड आर सिंपल एवरेजेस, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर द एवरेज ऑफ रेट्स एंड रेशो। ये हायर ऑर्डर एवरेज कहलाते हैं, ये सिंपल एवरेज कहलाते हैं। मीन इज द बेस्ट एवरेज, मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज, मोड इज इल डिफाइंड एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज इन द केस ऑफ परसेंटेज एंड रेशो, एंड हार्मोनिक मीन इज द यूज इन द केस ऑफ रेट्स एंड रेशो। जहां तक न्यूमेरिकल का सवाल है तो मीन के अंदर कंबाइंड मीन का न्यूमेरिकल और करेक्टेड मीन का न्यूमेरिकल आने के चांस एग्जाम में बने हुए बराबर बराबर रहते हैं। मीडियन में वो सीधे सीधे मीडियन का क्वेश्चन दे देते हैं, कभी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो कभी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूस में आएगा तो फार्मूला लगाना है, सबको आता है। मोड सबसे कम पूछा जाने वाला एवरेज है एग्जाम के अंदर, मोड के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी कभी कभी क्लास इंटरवल देकर के मोड पूछा जा सकता है, तो आपको इन दोनों के फॉर्मूले याद होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन अभी तक जितनी बार भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हैं तो 3 या 4 या 5 डेटा आपको दे दिए जाते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ज्योमेट्रिक मीन की कि यदि हम if each value is replaced by their geometric mean the product remains the same। अगर हम हर वैल्यू को उसके ज्योमेट्रिक मीन से रिप्लेस कर देंगे तो उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये भी एक हमने पढ़ा हुआ है मामला पहले से। तो ज्योमेट्रिक मीन का न्यूमेरिकल आएगा तो यहीं से आएगा, हार्मोनिक मीन का न्यूमेरिकल आएगा तो स्पीड वाला आएगा, वो आपको करते आता है। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन वैल्यूज, ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। इसके अलावा वेटेड हार्मोनिक मीन है, अगर डिस्टेंस दे रखा हो, ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं है, कभी आ जाता है तो डिस्टेंस को हमको वेट के रूप में कंसीडर करना है। ये इस जो मामले हैं ये हैं। इसके अलावा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वेरी वेरी टाइम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये भी एक फार्मूला है, सेम फार्मूले हैं दोनों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों को याद होगा होंगे तो कितनी बार हमने इसको पढ़ लिया है। इसके अलावा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसके अंदर अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, वो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई 2 एवरेज देके तीसरा पूछ लेते हैं, यहाँ कोई 2 एवरेज देकर के तीसरा पूछ लेते हैं, आपको करते आना चाहिए। और एक वेराइटी ये है कि 2 नंबर, जैसे उन्होंने बोला कि ज्योमेट्रिक मीन 8 है और अरिथमेटिक मीन 10 है, बताइए 2 नंबर कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि 4 और 16 जहाँ भी दिख जाएगा तो 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन 8 होता है, 4 और 16 का अरिथमेटिक मीन 10 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर निकालने वाला भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। बाकी विशेष कुछ और इस चैप्टर में ऐसा पूछा जाने वाला नहीं है। थ्योरी की बात अगर करें तो मीडियन और मोड जो है वो अपने पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं, ठीक है। मोड इल डिफाइंड एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन रेट्स और रेशो वाले हैं,
ठीक है। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जी इज इक्वल टू ये तीनों बराबर होंगे। सिमेट्रिकल के मामले में इनके बात नहीं होती है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। सिमेट्रिकल हमेशा इन तीनों के साथ देखा जाता है, जीएम और एचएम के साथ नहीं देखा जाता, देखा जाता मीन मीडियन और मोड के साथ। ये तीनों इक्वल हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर मोड छोटा है, मीडियन बड़ा है और मीन उससे भी बड़ा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और मोड बड़ा है, मीडियन छोटा है और मीन सबसे छोटा है तो निगेटिवली स्क्यूड है। अगर मीन मीडियन और मोड से आपको स्क्यूनेस देखनी है तो आप इस तरीके से देखेंगे। ओके बच्चों, तो बहुत छोटा सा अपना चैप्टर है, कई बार पढ़ा हुआ है, इसके क्वेश्चन तो अपन करके आ ही जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाला मामला है नहीं, नया कुछ पूछने के लिए उसमें बचता नहीं। अगला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के 4 मेजरमेंट होते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको पढ़ने के पहले हम पार्टीशन वैल्यू की बात कर ले। तो पार्टीशन वैल्यू में नंबर 1 नाम आता मीडियन। मीडियन इज अ एवरेज, मीडियन इज अ पार्टीशन वैल्यू which divides the whole distribution into 2 equal parts. Okay, quartiles are the partition values which divides the whole distribution into 4 equal parts. They are 3 in numbers. याद रखिएगा 3 होते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। Deciles are the partition values which divides the whole distribution into 10 equal parts, 9 होते हैं। Percentiles are the partition values which divides the whole distribution into 100 equal parts, 99 होते हैं। तो ये partition values हैं जिनका उपयोग हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और स्क्यूनेस, इन तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए करते हैं, मेजर करने के लिए करते हैं, याद रखने वाली बात है। फिर हम वापिस आ जाते हैं, डिस्पर्शन के 4 मेजरमेंट है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, वेरी प्रैक्टिकल यूज्ड। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, किस मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन को स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज किया जाता है, तो जवाब होता है रेंज, बिकॉज इट इज सिंपलेस्ट मेजरमेंट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। दूसरे नंबर पे क्वार्टाइल डेविएशन आता है, Q3 माइनस Q1/2, फॉर्मूले सबको याद हो जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे मीन डेविएशन आता है, समेशन ऑफ x माइनस ए पॉजिटिव वैल्यू अपॉन n। तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। कम से कम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये सारे फार्मूले याद होना चाहिए और इनके कोफिशिएंट भी याद होना चाहिए। कोफिशिएंट के फार्मूले ज्यादा आते हैं। रेंज का कोफिशिएंट होता है h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सब में करना ही है। मीन डेविएशन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन के आपको 3 फार्मूले पढ़ाए गए, आपको आते हो तो ठीक है, नहीं आते हो तो जो उसका बेसिक फार्मूला है वो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? 4 मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। अगर आपको सिंगल सीरीज में डिस्पर्शन को मेजर करना है तो आप एब्सोल्यूट मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे, दीज आर द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। अगर आपको 2 सीरीज में डिस्पर्शन की कंपैरिजन करना है तो आप रिलेटिव मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे, दीज आर द रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, जिनको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। 4 मेजरमेंट, चारों के फॉर्मूले, चारों के कोफिशिएंट के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको याद होंगे क्योंकि हमने इसके लिए कई सारे टेस्ट दिए हैं, बार बार हमने इनको पढ़ा है, तो हमको ये फॉर्मूले याद है। इसके बाद बारी आती है सीवी की, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में है, 3 में से कोई 2 दे देते हैं, तीसरा पूछ लिया जाता है। सीवी मालूम होगा, सिग्मा मालूम होगा तो मीन निकल जाएगा, मीन मालूम होगा, सीवी मालूम होगा तो सिग्मा निकल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल हमको वहां पर दे दिया जाता है, ये हमको याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, ये डिस्पर्शन का एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है। इसके अलावा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन होता है n+1/2 और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता है n² अपॉन n² माइनस 1/12। 2 फार्मूले और याद रखने हैं। n+1/2 is the mean of first and natural number and n² minus 1/12 is the variance of first and natural number। ये हमको मालूम होना चाहिए, इनके भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंबाइन वेरिएंस को बहुत समय से नहीं पूछा गया है, फिर भी फार्मूला याद होना चाहिए। करेक्टेड वेरिएंस को बहुत समय से नहीं पूछा गया, फिर भी फार्मूला याद होना चाहिए। पर पिछले कई सारे अटेम्प्ट से, पिछले 4-5 सालों से अगर हम देखें तो ये दोनों टॉपिक को उन्होंने ज्यादा वेटेज नहीं दिया है। सबसे ज्यादा वेटेज देने वाला जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल।
मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ, मीन चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड भी होता है, स्केल से भी होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन, अफेक्टेड बाय स्केल। इनके सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन ने कर रखे हैं। वेरिएंस सिग्मा एक्स उन्होंने बोला है 4 है, और आपसे बोला है कि बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 4 क्या होगा। तो आपको y इक्वल टू 3x प्लस 4 लिखना है, इसको इग्नोर करना है। सिग्मा y बराबर 3 सिग्मा x करना है, 3 इंटू 4 कर देना है, उत्तर 12 आ जाएगा। लेकिन आपसे उन्होंने बोला है कि सिग्मा x बराबर 4 है और वेरिएंस ऑफ y पूछा है, तो इन दैट केस में आपको सिग्मा y इक्वल टू 3 सिग्मा x लिख के 3 इंटू 4 करके 12 करके इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर जो है वो 144 आ जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग बहुत घपसट करिए, पर इसको मेहरबानी करके एग्जाम में गलती करके मत आना। चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर हमने इसमें स्क्यूनेस पढ़ी है। स्क्यूनेस का अपोजिट होता है सिमेट्रिकलनेस। स्क्यूनेस को मेजर करने का कोफिशिएंट बीटा 1 होता है। बीटा 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बीटा 1 का फार्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। एक फार्मूला है, एक फार्मूला उसका है Q3 माइनस ट्वाइस Q2 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q1, और एक मोमेंट्स वाला फार्मूला है μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। कभी भी क्वार्टाइल दे करके हो सकता है वो बोले कि स्क्यूनेस निकालिए, तो आपको करते आना चाहिए। स्क्यूनेस के अपोजिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसमें मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें सिग्मा होता है, मीन डेविएशन इसमें 4/5 सिग्मा होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इसमें 2/3 सिग्मा होता है। इन्हीं से न्यूमेरिकल बना दिए जाते हैं। कई बार वो हमको मीन डेविएशन दे करके क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लेते हैं, तो मीन डेविएशन दिया है तो वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ रख दो, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। घूम करके आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, और उसके अंदर बीटा 1 जो है वो 0 होता है। ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमको एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको रिमार्क करके लिखवाया है। रिमार्क जितने भी लिखवाए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक कृपया जरूर एक बार जाने के पहले पढ़ लीजिए। चलिए साहब, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 3। पहला चैप्टर हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। उसमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन वगैरह वो भी पढ़ लीजिएगा। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, मैंने पहले भी बोला था कि उसके लिए आपको मॉड्यूल की रीडिंग एक बार लगानी चाहिए फर्स्ट चैप्टर के लिए। सेकंड चैप्टर हमारा हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 5 मेजरमेंट कहाँ से क्या क्या आ सकता है। हार्मोनिक मीन का स्पीड वाला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन का न्यूमेरिकल, कंबाइंड मीन का न्यूमेरिकल, करेक्टेड मीन का न्यूमेरिकल, जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच का न्यूमेरिकल, यही पूछा जा सकता है। और मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 एवरेज दे दिए, तीसरा निकालो, जस्ट सिंपल। उसके बाद डिस्पर्शन पे आ गए हैं। डिस्पर्शन पे काफ़ी टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। किसी का भी पूछ सकते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज। चारों मेजरमेंट डिस्पर्शन के चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होते हैं, चेंज ऑफ स्केल से होते हैं, याद रखने वाली बात है। इसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे फार्मूले, कोफिशिएंट के फार्मूले, ये सब आपको मालूम होना जरूरी है। क्वार्टाइल डेविएशन मिडिल 50% डेटा में डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का काम करता है। Q3 माइनस Q1 को इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है, और Q3 माइनस Q1 के आधे को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है, जिसका नाम हमने रख दिया है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। क्वार्टाइल डेविएशन इज suitable for open and class interval. Quartile deviation is calculated graphically with the help of Ogilvy curve, and quartile deviation measure dispersion between middle 50% data of the distribution. ये सब चीजें आपके दिमाग में आप सुनते जाइए और जहन में रखते जाइए, अगले 24 घंटे में आपके काम आ जाएंगी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन। वेरी सिंपल है, वेरी स्मॉल टॉपिक। कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में होता है।
एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करें उसके कारण से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी अगर चेंज हो तो वो आपस में कोरिलेशन कहलाएगा। कोरिलेशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और निगेटिव कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुआ तो निगेटिव कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन को मेजर करने की जो मेथड से उसमें पहले नंबर पर फॉर्मूला आता है कार्ल पियर्सन साहब का। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है R इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ज्यादातर इन R को निकालने के लिए ये तीनों दे दिए जाते हैं अपने को सीधे सीधे और बोलते हैं आप कार्ल पियर्सन निकाल दीजिए। तो अपने को इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू रख के पुट करके ही उसको सॉल्व किया जाता है। तो मुझे आपको यही बोलना पड़ेगा कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। और इतना तो आप 12th पास स्टूडेंट कैलकुलेटर पकड़ लेंगे, पुट करके सॉल्व करना है, रखना है। अब इसमें मैं और इसके अलावा और कोई दूसरी लाइन मेरे पास है नहीं बोलने के लिए कि भाई कोवेरियंस सिग्मा एक सिग्मा दिया है, रख दो और उसको सॉल्व कर लो। तो इसके अंदर आर का ये जो बड़े बड़े फार्मूले हमने पढ़े हैं वो एग्जाम में उसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हाँ, जो उसका dx dy वाला फार्मूला है, चूंकि एग्जाम में 2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन वापस से पूछा चला जाए कि ये ऑलरेडी आपको सारे टोटल दे दिए जाते हैं, डिनोमिनेटर में भी इसका फार्मूला आ जाता है। ये फार्मूला आप जरूर जिसको हम शॉर्ट कट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं वो जरूर आप कर लीजिएगा। ठीक है साहब, एज्यूम मीन मेथड से मेरे को ये भी याद आया कि मीन का भी एक एज्यूम मीन का फार्मूला है a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n, और वेरिएंस निकालने का एज्यूम मीन का फार्मूला है समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ d अपॉन n का होल स्क्वायर। d जो है वो एज्यूम मीन से डेविएशन कहलाता है, वो वहां पर ये एक टॉपिक हमारा छूट गया था, ये मैंने आपको याद दिला दिया। डी, जब भी क्वेश्चन में एज्यूम मीन लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपको इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आपको एज्यूम मीन लिखा हुआ आ जाए आर के मामले में तो आपको फार्मूला नंबर 3 लगाना है। अदरवाइज अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखने में आया है उसमें आर का कभी भी बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में उन्होंने नहीं पूछा है। उसके बाद दूसरी मेथड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जिसका फार्मूला R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 सबको आता है। रिपीटेड का फार्मूला कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, हो सकता कभी रिपीटेड आ जाए तो फार्मूला आपको मालूम है। अदरवाइज ज्यादातर मामलों में तो d स्क्वायर का टोटल दे देते हैं, n दे देते हैं, आपको इसके फार्मूले में वैल्यू रखनी है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर निकालना है। रैंक कोरिलेशन इज द वेरी सिंपल मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन सबको ही आती है, इसके कर लें। और सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभी रैंक दे देते हैं हमको, RX और RY सीधे सीधे दे देते हैं, आप D निकालो, D स्क्वायर निकालो, D स्क्वायर का टोटल निकाल के यहाँ रख दो, n की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल मेथड है, आप लोग फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। तीसरी मेथड का नाम है कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस के अपॉन के। c का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट डेविएशन, k का मतलब होता है n-1, जितने ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं उससे एक कम करके k ले लेते हैं। अंदर अगर पॉजिटिव आया तो बाहर भी पॉजिटिव, अंदर अगर नेगेटिव आया तो बाहर भी नेगेटिव। बहुत कम बार पूछे जाने वाली मेथड है ये कॉन्ग्रुएंट डेविएशन मेथड। चौथी मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम मेथड, जो ग्राफिकल मेथड होती है। सारे पॉइंट्स अगर लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड टू अपवर्ड स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो कोरिलेशन परफेक्ट एंड पॉजिटिव होगा। सारे पॉइंट्स अगर लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएंगे तो कोरिलेशन नेगेटिव एंड परफेक्ट होगा। इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन आज तक एग्जाम में ना बना है ना बनेगा, तो ये जरूर से आपको ध्यान में रहना चाहिए। लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड टू अपवर्ड पॉजिटिव एंड परफेक्ट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड परफेक्ट। एक दो लाइनें हैं जो आप रखेंगे दिमाग में तो आप इसको कर लेंगे। तो ये जरूर से चौथी मेथड जिसका नाम है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। सारे पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं, वो पॉइंट्स मिलकर के जो डायग्राम बनाते हैं वो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड कहलाती है। तो उसको आपको पढ़ा हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आधा पन्ने का वो है R स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, 1 माइनस R स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन रूट n स्टैंडर्ड एरर ऑफ R, 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन रूट n मल्टीप्लाई बाय 0.6745 कर देते हैं तो प्रोबेबल एरर निकल जाती है। ये प्रोबेबल एरर को निकालने का फॉर्मूला है।
बेटा अथर्व रिपीट वाला एग्जाम में कभी आया नहीं है, काम का नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, अपने को आना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने कभी नहीं पूछा तो आगे भी नहीं पूछेंगे, एक आध वैल्यू रिपीट कर देंगे तो रिपीटेड अपने को करते आना चाहिए। एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, अपने को तैयारी तो पूरी करके जाना पड़ेगी। आया नहीं है पर कभी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि चांस कम है, पर फिर भी क्योंकि हम यहाँ ये देखा जा रहा है कि जो पूछा जा रहा है वही बार बार पूछा जा रहा है, नया कुछ नहीं लाते, जो पूछते हैं वही बार बार पूछे जा रहे हो, तो इसलिए। पर फिर भी रिपीटेड अपने को हो, उसमें कोई बहुत बड़ा कष्ट वाला मामला नहीं है। अब आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर कई बार एग्जाम में उन्होंने पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ये जो डिटर्मिनेशन है आर स्क्वायर, इसको हम काउंटेड वेरिएंस भी बोलते हैं और इसको हम अनकाउंटेड वेरिएंस भी बोलते हैं। तो कुछ एक टर्म ये भी वो लोग कभी कभी यूज करते हैं, काउंटेड एंड अनकाउंटेड वेरिएंस, तो ये भी आपको इसके अंदर समझ करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में फिर कोवेरिएंस जो है ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता है, स्केल से होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ओरिजिन से भी नहीं होता है, स्केल से भी नहीं होता है। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात, अगर हमको बोला गया है कि u इक्वल टू एक्स माइनस 4/5 है और v इक्वल टू वाई प्लस 3/2 है और r x y 0.6 है, तो बताइए r u v क्या होगा? तो r u v 0.6 ही होगा। नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, पर साइन चेंज हो सकता है। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यही आंसर है, ये दोनों नेगेटिव हैं तो यही आंसर है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो यहाँ -0.6 हो जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। साइन अपोजिट होंगे तो आर का साइन चेंज हो जाएगा, साइन सेम होंगे तो आर के साइन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? सुनते जाओ, अभी मेहता जी सब बताऊंगा मैं आपको, सुनाई थ्योरी बता रहा हूं मैं। यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है कि कौन से चैप्टर से कौन सी ज्यादा थ्योरी पूछेंगे। इतना अगर मेरे को बता दिया उनने होता तो फिर बाती गाती में भगवान हो जाता भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटी सी बातें हैं, आपको मैंने यूं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता दी है। पढ़ के आप दिमाग लगाओगे, अच्छा सुन लो, दिमाग लगा लो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जो आता है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में तो कितनी रिग्रेशन लाइन होती है? 2 रिग्रेशन लाइन होती है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड x इक्वल टू a प्लस बी वाई। ये उन लोगों के लिए स्पेशल एपिसोड है जिन लोगों का ये कहना है कि रिग्रेशन उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 2 रिग्रेशन लाइन होती हैं, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, b बाई एक्स आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी एक्स वाई होता है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। याद रखने वाली बात है, बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये तीनों दे देंगे, बी पूछ लेंगे, तो करते हुए आना चाहिए। आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। ये याद रखिएगा, 2 रिग्रेशन लाइन, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। इनके हमने कुछ फार्मूले भी पढ़े, बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे फार्मूले आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये कर लें। इनका कोई एक फार्मूला आपने ऐसा पकड़ लिया है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये याद रखिए। इन केस कभी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। वैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के चांस 0 है, रिग्रेशन में तो कभी भी नहीं आने वाला, फिर भी आ जाता है तो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते आना चाहिए। ये उसके दोनों फार्मूले। 2 रिग्रेशन लाइन होती है, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, 2 कांस्टेंट होते हैं, ए और बी। ए को इंटरसेप्ट बोला जाता है, बी को स्लोप बोला जाता है, और बी का एक और नाम है रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी 2 होते हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि दोनों बी का ज्योमेट्रिक मीन, the geometric mean of both the regression coefficient is equal to the correlation coefficient. If both the regression coefficient are positive, R must be positive, both the regression coefficient are negative, R must be negative. याद रखिएगा, एक भी पॉजिटिव एक भी नेगेटिव इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं हो सकता है।
दूसरी बात, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर 1 से बड़ा होगा तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट छोटा या बराबर ही होगा, याद रखने वाली बात है। तीसरी बात, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से बड़ा या बराबर होता है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये भी हमको याद रखना है। 3 प्रॉपर्टीज अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैंने आपको बता दी है। न्यूमेरिकल इस प्रॉपर्टी का ही पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर। 2 बी दे देंगे, आर निकालेंगे। एक बार उन्होंने एक बी दे दिया है और आर दे दिया और दूसरा बी पूछा हुआ है तो भी हो जाएगा। 3 में से कोई 2 मालूम हो तो तीसरा निकलेगा। दोनों भी मालूम है तो आर निकल जाएगा, आर मालूम और बी वाई एक्स मालूम है तो बी एक्स वाई निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पहली जो प्रॉपर्टी है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद बारी आती है रिग्रेशन लाइन बनाने की इक्वेशन। तो y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार एंड एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ये 2 इक्वेशंस है, याद रखनी है। दोनों रिग्रेशन लाइन स्ट्रेट लाइंस होती हैं। दोनों रिग्रेशन लाइन एक पॉइंट एक्स बार वाई बार पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। निश्चित तौर पे वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे। इसी कारण से ये 2 इक्वेशन बना दी गई है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप y की एक्सप्रेस इक्वेशन बनाइए तो आपको मालूम होना चाहिए एक्स बार, वाई बार और बी वाई एक्स। ये तीनों कांस्टेंट अगर आपको मालूम है तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। फिर आप इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, आपके ऊपर y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, ओके, समझते हैं आपकी समस्या को पंड्या जी। उसके बाद यदा कदा एक आध क्वेश्चन इधर उधर से वो जो है निकाल करके आपको दे देते हैं। फिर दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को पॉइंट एक्स बार वाई बार पे काटती है। उनके बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा डिग्री का बनता है। थीटा से आर की वैल्यू तय होती है और आर से थीटा की वैल्यू तय होती है। आर अगर 0 दे रखा है तो थीटा जो है वो बनेगा आपका कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और लाइंस हो जाएंगी परपेंडिकुलर। और अगर आर की वैल्यू ±1 है तो थीटा आपका बनेगा 0 डिग्री का, लाइन जो है वो कोइंसाइड हो जाएंगी। एक टॉपिक से छोटा सा जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको वो सारे पॉइंट बताते चल रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 इक्वेशन दे रखी है, आर निकालिए। 2 इक्वेशन दे रखी है, एक्स बार और वाई बार निकालिए। ये पक्का न्यूमेरिकल आप करके जाइएगा, इसके 100% चांस है एग्जाम में आने के, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया है। ठीक है, 2 इक्वेशन दे रखी है, आर निकालना है तो आपको मालूम है बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, फिर बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा मान के, फिर आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ रही है तो हमने जो माना है वो सही है। अगर आर की वैल्यू इनके बाहर जा रही है तो फिर हमने जो माना वो गलत है, हमको उसको पलटना पड़ेगा। मीन हम ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ऑप्शन मेथड लगा करके भी मीन निकाल सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिसके एग्जाम में क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में नहीं आए, इस बार आ सकते हैं। ये एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया। 2 इक्वेशन दे रखी है, आर निकालो, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया। 2 इक्वेशन दे रखी है, एक्स बार वाई बार निकालो, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया। इसलिए इस बार इनके आने के चांस ज्यादा हैं। तो थोड़ा सा आप इस पार्ट पे जरूर फोकस कर लीजिएगा, जो रिग्रेशन का आखिरी पार्ट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड नहीं होता, स्केल से होता है। Regression coefficient is not affected by change of origin but affected by change of scale। वो उससे होता है, ये जरूर से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, 5 चैप्टर हो गए। 6ठे चैप्टर पे आ गए इंडेक्स नंबर। फॉर्मूले सारे याद है कि नहीं याद है इंडेक्स नंबर के? पहली मेथड का नाम क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या फॉर्मूला? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी मेथड का नाम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव, समेशन ऑफ R अपॉन N। तीसरी मेथड का नाम सिंपल एग्रीगेटिव वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, समेशन ऑफ P1W अपॉन समेशन ऑफ P0W मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्वेश्चन मई अटेम्प्ट में आ चुका है।
डेटा देकर के उन्होंने बोला है कि आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का इस्तेमाल करके इंडेक्स नंबर निकालिए, तो आपको सीधा ये वाला फार्मूला लगाना था, उसके अंदर टोटल लगा के डिवाइड करना था। चौथी मेथड का जो नाम है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, नहीं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब चूंकि इस टॉपिक से लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गया है तो इस बार हमारे चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, और लास्ट बार पाशे फिशर पूछा नहीं है, इसलिए लास्ट पारे का इंडेक्स नंबर, पाशे का इंडेक्स नंबर, ड्रॉबिश बाउले का इंडेक्स नंबर, मार्शल एडवर्थ का इंडेक्स नंबर और फिशर का इंडेक्स नंबर, सारे फॉर्मूले अपने को याद होना चाहिए। याद है या नहीं याद है? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे। विच इंडेक्स नंबर यूज क्वांटिटी base year quantity as a weight, last per index number. Which index number use current year quantity as a weight, pass index number. Which index number is upward biased, last per index number. Which index number is downward biased, pass index number. Which index number is the arithmetic mean of last per and passage index number, Drawbish Baule. Which index number use average of base year quantity and current year quantity as a weight. कौन से इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले में बेस ईयर की क्वांटिटी को और करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट के रूप में यूज किया गया है? तो मार्शल एडवर्थ। विच इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पास इंडेक्स नंबर, फिशर। विच इंडेक्स नंबर इज अनबायस्ड, फिशर। विच इंडेक्स नंबर इज सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बोथ फिशर। और फिशर ने अपने फार्मूले में ज्योमेट्रिक मीन को भी यूज किया है एज एन एवरेज, इसलिए वो आइडियल इंडेक्स नंबर होता है। इनकी तमाम जो बातें थ्योरी है वो आप लोग जरूर से याद करें। 8-10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला फार्मूला कौन सा है, तो वो कौन है? फिशर है। थ्योरी के पार्ट पर थोड़ा सा देखिए, न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत वाला मामला है नहीं। तीसरे भाग में हम आ जाते हैं टेस्ट ऑफ एडुकेसी। 4 टेस्ट बनाए गए हैं। सबसे पहला यूनिट टेस्ट है। सारे फार्मूले और सारी मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाइड करती हैं। दूसरा फार्मूला में टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। 2 फार्मूले और 2 मेथड, मार्शल एडवर्थ और फिशर। इसके अलावा 2 मेथड के नाम क्या है? एक मेथड का नाम है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और दूसरी मेथड का नाम है एग्रीगेट मेथड विद फिक्स्ड वेट। ये दोनों मेथड और ये दोनों फॉर्मूले टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करने वाला फार्मूला केवल कौन सा है? फिशर का है। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट को कैसे लिखा जाता है? P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू 1। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद फिर सर्कुलर टेस्ट आता है, तो सर्कुलर टेस्ट होता है P01 P12 फिर P20 इज इक्वल टू 1। कोई भी फार्मूला, कोई भी मेथड इस टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करती सिवाय 2 मेथड के। सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाइड करने वाली 2 मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और एक का नाम है एग्रीगेट मेथड विथ फिक्स्ड वेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद इंडेक्स नंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 मेथड होती है सीपीआई को निकालने की। एक मेथड का नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। एक मेथड का नाम है फैमिली बजट मेथड, समेशन ऑफ RW अपॉन समेशन ऑफ W। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको मेजर करने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से किया जाता है। इसका बना बनाया न्यूमेरिकल है। बेस ईयर इनकम दे देते हैं, करंट ईयर सीपीआई दे देते हैं और पूछते हैं कि बंदे को कितने रुपए करंट ईयर में कमाने होंगे। आपने इस टाइप के क्वेश्चन करें, वैसा का वैसे कोई क्वेश्चन डेटा चेंज करके आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का। ये 4 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें एफबीआई और सीबीआई है, फॉर्मूले देख लीजिए। बेस शिफ्टिंग है, फॉर्मूले देख लीजिए। स्प्लाइसिंग है, फॉर्मूले देख लीजिए, न्यूमेरिकल के कोई चांस नहीं है। और डिफ्लेटिंग है, फॉर्मूले देख लीजिए। ये 4 टॉपिक जिनके आने के चांस कम है और जो आगे के 4 टॉपिक पता है जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा है।
तो ये इंडेक्स नंबर है, छोटा सा एक चैप्टर है, आप मेहरबानी करके इसको जरूर से कर लीजिए। ये हम अभी तक 6 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। फिर आते हैं जिस चैप्टर का सबसे ज्यादा माहौल बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 3 बजे, हाँ ये लगा लेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आता है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इवेंट क्या होती है, सिंपल इवेंट क्या होती है, कंपाउंड इवेंट क्या होती है, वो हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जो साथ साथ नहीं हो सकती, किसी एक के होने के कारण दूसरी नहीं हो रही है, एक हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही है, ऐसी इवेंट्स को हम, दे कैन नॉट बी हैपन साइमल्टेनियसली, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बेटा तेरे पास चार्जर है क्या? चार्जर सी टाइप है, दे दो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं जिनमें से हम किसी एक के होने के कारण दूसरी को हम, तो एक तो आप डेफिनेशंस जो लिखवाई हैं वो आप देख लो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इधर उधर के ज्ञान के चक्कर में क्या होता है, जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, जो पढ़ाया है जितना पढ़ाया गया, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के आने वाले, सारे 40 क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी के नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद हम आते सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो m अपॉन n। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो लिमिट होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूडिंग बोथ लिमिट्स। 0 भी हो सकती है, 0 से कम भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, और 0 से मतलब ज्यादा भी हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो लिमिट और सिंपल फार्मूला, सारे सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड, बॉल निकालना, ताश की अड्डी से पत्ते निकालना, बैग में से गेंदों को चुना जाना, ये सारे इस टाइप के जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कॉम्बिनेशन लगा करके फेवरेबल अपॉन टोटल कर देते हैं। हेलो, इसमें चार्जर लगाना है यार मेरे को, ये चार्जर तो है, आके लगा दे तू, बोर्ड बहुत दूर रखा हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, वो आप कर लो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक एडिशन थ्योरम, ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। जब भी हमको क्वेश्चन में वो ये बोले कि ए या बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए या एटलीस्ट 1 इवेंट की निकालिए, तो हमको इस एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल करना है। अब उसमें हमको ये देखना है कि क्या इवेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो ये इंटरसेक्शन वाली टर्म 0 हो जाएगी। अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी तो इंटरसेक्शन वाली टर्म निकल जाएगी। जैसे कि उन्होंने बोला कि ताश की गड्डी से पत्ता निकाला और किंग आएगा या वो स्पेड कार्ड आएगा, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो किंग आएगा तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी तो 4/52 हो गई, स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 13/52 हो गई। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक कार्ड ऐसा है जो किंग भी है और स्पेड कार्ड भी है, तो ऐसे सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन भी 1/52 हो जाएगा। और हम एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे किंग या स्पेड कार्ड आने का। अगर क्वेश्चन उन्होंने एंड तो होगा, एंड में तो फिर 1/52 आंसर हो जाएगा। तो और अगर आएगा तो इसका आंसर फिर हम एडिशन थ्योरम लगा करके लग देंगे कि 4/52 प्लस 13/52 माइनस 1/52। लेकिन अगर हमको दिख गया कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, जैसे कि किंग और क्वीन कर दिया, तो किंग आएगा तो क्वीन नहीं होगी, क्वीन होगी, तो इन दैट केस में फिर ये इंटरसेक्शन वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें। पहले तो ये देखें कि और पूछ रहा है, ए और बी पूछ रहा है, तो ये तय कर ले कि ये होगा। उसके बाद ये देख लें कि दोनों इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। ये बहुत सारे फार्मूले आपको लिखवाएं, लेकिन काम का एडिशन थ्योरम का एक ही फार्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कि दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिख करके जो पहले हो जाती है उसकी सिंपल प्रोबेबिलिटी नीचे लिख देते हैं। तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करा है पर्टिकुलर वैसे ही, एक्स और वाई सच और झूठ बोल रहे हैं, एक्स और वाई कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स और वाई किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं, एक्स और वाई किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, सिलेक्शन के लिए किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे आपको पढ़ना समझना है कि ये इंडिपेंडेंट के मामले हैं। और इंडिपेंडेंट के मामले में मैंने आपको बताया है कि सीधे सीधे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है पीए इंटू पीवी। 4 टॉपिक जो अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1 सिंपल प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, नंबर 2 एडिशन थ्योरम, नंबर 3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नंबर 4 इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन। जैसा कि ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के अंदर उन्होंने बोला कि एक्स और वाई जिंदा रहेंगे मर जाएंगे, एक्स के अगले 10 साल जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो मरने की उसकी 3/4 हो जाएगी। वाई के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है तो उसके मरने की 1/3 हो जाएगी। अब उन्होंने बोला कि दोनों जिंदा रहेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों मर जाएंगे तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, कम से कम एक मर जाएगा एटलीस्ट 1 तो ए यूनियन बी, कम से कम एक जिंदा रहेगा तो ए बार यूनियन बी बार, केवल एक जिंदा रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए बार इंटरसेक्शन बी। ये इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। थोड़ा सा आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चंस। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्वेश्चन उन्होंने कम दिए, लेकिन थ्योरम जरूर पूछिए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक की सिंपल इवेंट और दूसरे की कंडीशनल इवेंट की मल्टीप्लाई होता है। Joint probability is equal to product of simple probability of one event and conditional probability of another event। वही की वही सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो आप ये फार्मूले जरूर से याद कर लीजिएगा इसके अंदर। और एक विदाउट रिप्लेसमेंट वाला मामला है जिसमें मैंने आपको बताया कि कम होता चले जाता है, वो चीजें हैं। एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन चांस है, इस बार पिछले अटेम्प्ट में आई नहीं था, इस बार में हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। इनके फॉर्मूले हैं, ये सब आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 बात डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखने वाली बात। दूसरा इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तीसरा इसके पैरामीटर एन और पी होते हैं। चौथा इसका मीन एन पी होता है और वेरियांस एन पी क्यू होता है। मीन इज एन पी एन, वेरियांस इज एन पी क्यू। बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरियांस से बड़ा होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से चैप्टर में कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो वेरिएंस से बड़ा होता है, तो ये होता है। 5वें नंबर पे इसको लिखने का तरीका ये होता है कि एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी। 6ठे नंबर पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड होता है वो n+1 इंटू पी होता है। 7वें नंबर पे वो भी 2 केस हैं, इसकी वैल्यू k है। k अगर इंटीजर है तो 2 मोड हैं, k और k-1। k अगर इंटीजर नहीं है तो एक ही है कि हम k का इंटीग्रल पार्ट ले लें, डेसिमल के आगे वाली वैल्यू ले लें। तो यहाँ पर जो है वो याद रखने वाली बात है। मोड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड। 7वें नंबर पे नेचर की बात करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P और Q इक्वल होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। P इज ग्रेटर देन Q होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। P इज लेस देन Q होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिवली स्क्यूड होता है। ये जो है इसके अंदर समझने वाली बात है।
और 8वें नंबर पे हम इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। x फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर n1 and p1, y फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर n2 and p2, देन x प्लस y इज आल्सो फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर n1 प्लस n2 and p. p is the probability of success, n is the number of times experiment is repeated. दोनों मामलों में p इक्वल है तो p1 बराबर p2 बराबर p है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का μ1 0 होता है, μ2 npq होता है, μ3 जो है वो npq इंटू q माइनस p होता है, और μ4 जो है वो npq इंटू 1 प्लस 3pq n माइनस 2 होता है। ये आप लोगों को मोमेंट्स के फॉर्मूले मैंने लिखवाए, आप उसको एक बार जरूर से याद कर लीजिएगा। इसमें से ही काफ़ी सारे, जरूरी नहीं न्यूमेरिकल आए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। बाकी जब भी 5 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, 4 डाइस फेंके जा रहे हैं, मिस्टर एक्स 5 बार फायर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स अगर होंगे तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा करके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या कम होना शुरू हो गई, इसका मतलब लोगों ने सोच लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही पैरामीटर होता है m। तीसरी बात, उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x होता है। x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एम दे देते हैं, सीधे सीधे आपको वैल्यू x की वैल्यू रखते जाओगे, e की पावर माइनस m की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, आप यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। इकलौता ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस इक्वल होता है और वो m होता है। ओनली डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। n टेंड्स टू इंफिनिटी, p टेंड्स टू 0 एंड np इज इक्वल टू m। वे छोटी छोटी चीजें, जरूरी नहीं इतना सारा पूरा पढ़ के जाओ। आप इतना भी अगर याद रख लोगे तो आप बाइनोमियल पॉइजन का क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आ जाओगे। जो लोग समझ रहे हैं भग जाओ छोड़ दो, वो मैं बता दे रहा हूँ कि इसका एक आध क्वेश्चन यहाँ का आज भी आ गया तो आपका काम हो जाएगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, तो पॉइजन में होते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस से बड़ा होता है, बाइनोमियल में होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये इसका लिमिटिंग केस होता है। इसको लिखने का जो तरीका है वो यही है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से लिखा जाता है। सातवीं बात, इसका नेचर ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। 8वीं बात, नेचर की बात करें तो ये है प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी को। x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m1, y फॉलोज प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n2, तो x प्लस y भी पॉइजन फॉलो करेगा m1 प्लस m2 के माध्यम से, वो भी जो है वो इसको फॉलो कर लेगा। ये भी आपको याद रखना है 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे आपको याद रखना है कि इसके जो मोमेंट्स होते हैं, μ1 0 होता है, μ2 m होता है, μ3 भी m होता है, और μ4 जो होता है वो m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस m होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मोड भी m होता है। अब m अगर एक इंटीजर है तो 2 मोड है, m अगर इंटीजर नहीं है तो एक ही मोड है जो कि उसका इंटीग्रल पार्ट है। ये जितना आज इनने 10-15 मिनट में सुना होगा ना, देखना इसके क्वेश्चन कल मिल जाएंगे आप एग्जाम के अंदर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको इसके अंदर याद रखने वाली बात है। इसके बाद आखिरी में आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बाइनोमियल का लिमिटिंग केस होता है। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, इसके पैरामीटर है। इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, 1/σ√2 पाए e की पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। x की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में जाती है बच्चों, ये जरूर से याद रख लेना।
इसको हम लिखते हैं एक्स फॉलोज नॉर्मल विथ पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। इसमें मीन वेरिएंस कुछ भी बड़ा छोटा हो सकता है, आमतौर पर मीन बड़ा होता है और वेरिएंस एक हमेशा छोटी टर्म होती है, तो इसलिए वेरिएंस जो है वो छोटा होता है। ये भी लिमिटिंग केस है, n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p एंड q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो बाइनोमियल भी का लिमिटिंग केस पॉइजन भी है और बाइनोमियल का लिमिटिंग केस नॉर्मल भी है। तो ये आपको जरूर से इसके अंदर याद रखने वाली बात है कि ये इसका है। इसके अलावा जो 10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक सिमेट्रिकल कर्व होती है, बेल शेप्ड होती है, लाइन एक्स इज इक्वल टू म्यू उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, कर्व का कोई भी हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता है, पूरा टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 होता है, 0.5 इधर और 0.5 इधर। ओके, 2 इक्वल पार्ट में कर्व बढ़ जाती है, 0.5 इधर 0.5 इधर, लाइन एक्स इक्वल टू म्यू ये होता है। मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल टू म्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा होता है और क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सेकंड क्वार्टाइल Q2 म्यू के बराबर है, Q1 बराबर म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा होता है और Q3 बराबर म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा होता है। याद रख लीजिएगा, 2 फॉर्मूले 1 नंबर दिला देंगे आपको। उसके अलावा फिर ये म्यू प्लस माइनस सिग्मा जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लीप ईयर का भी बता देते हैं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लीप ईयर का, और लीप ईयर का लास्ट अटेम्प्ट में आ गया हरिओम जी, मई अटेम्प्ट में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है। ये लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया उन्होंने, अब नहीं आएगा वो वापिस से, निश्चिंत रहो आप। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। उसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यू प्लस माइनस सिग्मा लिमिट में 68.27% एरिया कवर होता है। म्यू प्लस माइनस सिग्मा लिमिट में, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा लिमिट में 95.45% एरिया कवर होता है और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट में 99.73% एरिया जो है वो कवर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पढ़ करके आप जाएंगे तो आप उसको बता देंगे कि इसका आंसर जो है वो ये है। सीधे सीधे पूछते हैं एग्जाम के अंदर। एरिया प्रॉपर्टी जरूर से पढ़ के जाए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो x प्लस वाई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ पैरामीटर म्यू1 प्लस म्यू2 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर का वेरिएंस। इस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। इसके बाद मोमेंट्स की बात करें तो म्यू1 0 है, म्यू2 सिग्मा स्क्वायर है, म्यू3 फिर 0 है और म्यू4 3 सिग्मा की पावर 4 है। एक जानकारी आपको 1 नंबर दिला देगी, जो लोग सुन रहे हैं और जो करके जा रहे हैं उनको कल इसका 101% बेनिफिट मिलेगा। जरूरी नहीं है यहाँ से न्यूमेरिकल तीनों के तीनों न्यूमेरिकल पूछ ले जाए, बाकी न्यूमेरिकल करना मैंने आपको बता दिए। ये मोमेंट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 10 प्रॉपर्टीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आप पढ़ के चले जाइए। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और मोमेंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसका एक ही मोड होता है टॉप में जाकर के, ओके वो म्यू होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड म्यू होता है और बाय नेचर वो सिमेट्रिकल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दोनों तरफ जो कर्व है वो इन्फिनिटी पे जाकर के एक्स एक्सिस को टच करती है। ये उसकी प्रोबेबिलिटी कर्व कहलाती है, बेल शेप्ड प्रोबेबिलिटी कर्व होती है। ये जरूर से आपको याद होना चाहिए, आप इतना जरूर से करके जाइए। फिर आप जो न्यूमेरिकल छोटे मोटे देख सकते हैं वो आप देख लीजिए इसके अंदर, जैसा भी आपको मैंने बताया। फिर हम बात करते हैं डायरेक्शन सेंस। हमारा जो है एक टॉपिक है, एक तो डायरेक्शंस मालूम होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 डायरेक्शन।
4 माइनर होते हैं, 4 मेजर इसके माइनर ये हो गए। नॉर्थ ईस्ट, इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको जो याद रखना है, वो याद रखने वाला पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के काम आती है। सभी को मालूम है कि अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी है, तो ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होना चाहिए, उसके हिसाब से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप इसकी चिंता मत करना, बस ये जो बेसिक चीजें ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये अगर इस तरह से मूवमेंट होता है तो ये क्लॉकवाइज है, और इस तरह से अगर मूवमेंट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपको समझ लेना कि 90 डिग्री से घूम गया, फिर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर वो 360 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, तो कौन से डायरेक्शन में खड़ा हुआ है वो आपको समझना है। इसके अलावा चौथा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो शेडो वाला आता है। मॉर्निंग में सन इधर है, अगर आप इस तरह से ए और बी खड़े हैं, ये ए है ये बी है, ए नॉर्थ फेसिंग है बी साउथ फेसिंग है, तो बी की शेडो जो है वो इस तरफ आएगी। ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो बी की शेडो ए के लेफ्ट में आ रही है और ए की शेडो जो है वो बी के राइट में आ रही है। शेडो वाले मामले में बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग के अंदर इस तरह से खड़े होंगे तो ये मामला, इस डायग्राम को आप समझ लीजिएगा। ये नॉर्थ फेसिंग है, ये इसका राइट है, ये लेफ्ट है, इसकी शेडो इधर आएगी। ये इस साउथ फेसिंग है, इसकी शेडो इधर आएगी, तो इसकी शेडो इसके राइट में है और इसकी शेडो इसके लेफ्ट में है। इस तरह से आपको इसको समझ लेना है। सुबह में इवनिंग में टाइम सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। इवनिंग में सब उठ करके मामला इधर आ जाएगा। तो ये मॉर्निंग इवनिंग का बहुत सामान्य ज्ञान की चीज है, इसके अंदर कोई टेक्निक या कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद अपना दिमाग लगा के उसको करेंगे तो हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड करके फिर मैं आपको बताऊं कि देखो ये कितना कठिन था और मैंने आपको सरल करके बता दिया, तो वो समय की बर्बादी है और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा मामला आता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के मामले में हमको डायरेक्शन का तो ध्यान रखना ही कि नॉर्थ फेसिंग बैठे हैं कि साउथ फेसिंग बैठे हैं, ऐसे तो हमको ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किसके राइट में हो और कौन किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट एक रो अरेंजमेंट होता है, जो अगर डायरेक्शन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम समझ लेंगे कि नॉर्थ फेसिंग ही सब लोग बैठे हुए हैं। एक दो रो पैरेलल में आती है, तो इस तरह से लोग बैठे हुए हैं आमने सामने का मुंह करके। तो ये इसका राइट है, ये इधर लेफ्ट है, और ये इसका लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट ये है। ए के जस्ट नेबर में बी है और बी के जस्ट नेबर में सी है। सी के डायगोनली अपोजिट डी है, तो डायगोनली अपोजिट आपको लिखना है। ठीक है, और ये ई इसके सामने बैठा और ये एफ है, तो ये दोनों डायगोनली अपोजिट है, ये एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पैरेलल लाइन केस में आ सकते हैं आपको। उसके बाद सर्कुलर का एक मेजरमेंट है, तो सर्कुलर के अंदर अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए और बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अंदर में है तो ये राइट लेफ्ट है। जैसे आपने किसी एक का राइट लेफ्ट डिसाइड कर लिया तो बाकी के ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा। इसका राइट तो इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा। अब कौन किसके राइट में कौन किसके लेफ्ट में, उसके हिसाब से आपको उनके सिटिंग अरेंजमेंट को जमाना पड़ेगा। चलने वाले तीन हैं, एक रो, एक पैरेलल, एक सर्कल और एक स्क्वायर वाला। कि ए जो है वो ईस्ट फेसिंग है, ए का पार्टनर बी है तो बी इधर बैठा होगा, बी के जस्ट राइट में सी बैठा हुआ है तो सी, तो डेफिनेटली डी इसका पार्टनर है तो डी इधर बैठा हुआ, तो डी कौन सी तरफ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, तो डी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, सी जो है वो साउथ में बैठा हुआ है, ई जो ईस्ट फेसिंग है और बी जो है वो वेस्ट फेसिंग बैठा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सिंपल से आएंगे, समझ लो। आपको अगर मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड करूं, कठिन कठिन कराऊं और फिर बोलूं देखो ऐसे सरल होता है, तो मतलब नहीं है। जितना आपको ज्ञान है इसके अंदर कोई अतिरिक्त ज्ञान नहीं लग रहा है, कोई ट्रिक या वो नहीं है। आपको क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से फॉलो करना है, सावधानी से पढ़ना है और सावधानी से उनको लिखते चलना है। समझ में आ गया मामला? तो आप इसके क्वेश्चन जरूर कर ले। फिर मेरी आपको लास्ट टिप यही है कि
मई अटेम्प्ट में भी 60 से लेके 100 तक के, 61 से 100 तक के क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिस्टिक्स के थे आखिरी के, और आखिरी के 5 क्वेश्चन तो इंडेक्स नंबर के थे। वेरी सिंपल। तो आप पहले आप इनको कर लें, डायरेक्शन सेंस सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी का 50 नंबर का कठिन आएगा, वो भी सिंपल आएगा, लेकिन पहले आप ये 50 करके अपना 50 नंबर सेफर साइड में कर लीजिए। उसके बाद आप जो है आराम से मैथ्स के क्वेश्चन अपने बचे हुए पार्ट में आराम से करिए, समय बचाइए इनको करके, और उसमें फिर रिलैक्स होकर के करिए। अगर आपने पहले कठिन क्वेश्चंस में हाथ डाल दिया, आपका ज्यादा समय उसमें खराब हो गया, तो आप सिंपल क्वेश्चंस करने से रह जाएंगे। ये इसलिए मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप पहले इसको करिए। समय की मांग है कि यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई सारे आएंगे जो आपका समय बचा लेंगे। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड, मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरिएंस से बड़ा होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामीट्रिक होता है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस बाय पैरामीट्रिक होता है। आप पढ़ोगे और क्वेश्चन के एग्जाम उसको कर लोगे। तो एडवाइस आपको मेरी ये है कि पहले करें, जो कठिन इसमें भी आए वो छोड़ दें, लेकिन जो पहले सरल आए उनको चुन करके पहले कर ले, ताकि अपना 40-45 नंबर की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद अपन आराम से जो मैथ्स में अपने को बन रहा है, टाइम वैल्यू मनी के 10-12 क्वेश्चन करते चले जाएं उस। ठीक है बच्चों, बाकी पेपर सबका बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। टाइम को मैनेज करें, टाइम को बर्बाद ना करें। सिर्फ 2 घंटे हमारे पास रहेंगे करने के लिए, इसलिए बहुत स्मार्ट वर्किंग हमको करनी है। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, बाकी की पढ़ाई कर लो, बहुत सारा कुछ मैंने आपको करा दिया है। एक बार सारे फार्मूले देख लो, कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आप न्यूमेरिकल कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो सिर्फ फार्मूले और थ्योरी पढ़ करके जाओ। पेपर सबका कल बहुत अच्छा जाएगा, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। अच्छा करके आना और फोड़ के आना। ठीक है, सब मिलता है एग्जाम। कैलकुलेटर आपको अपना लेके आना, पेंसिल रबर लेकर के आना, पेंसिल से मार्क लगाना। आंसर शीट के ऊपर गोले पेंसिल से भरने। अच्छा रबर, अच्छा शार्पनर लेके आना खुद का, मांग करके काम मत करना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।